मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज लेकर आई हूँ ये वीडियो जो मदद करेगी आपको ये जानने में कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो पैरालिसिस के पेशेंट को अपने रिकवरी के दौरान नहीं करनी है, अपने ठीक होने के दौरान नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट साई संजीवनी आता है, हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो हमें क्या मिलता है कि पेशेंट बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर रहा होता है जिससे उसकी रिकवरी स्लो डाउन हो रही होती है या फर्दर नहीं हो रही होती है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर ये मिस्टेक्स देखने को मिल ही जाती है। जब भी कोई पैरालिसिस का पेशेंट बहुत लंबे टाइम से इस बीमारी से जूझ रहा होता है, कई महीने उसे हो चुके हैं, कई साल बीत चुके हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखी जाती है। सबसे पहले मिस्टेक वो क्या करता है, जो इतने समय से वो एक्सरसाइज कर रहा होता है या फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है उसे वो छोड़ देता है। एकाएक छोड़ देने से दिक्कत क्या होती है कि उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें स्टिफनेस, ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। अब पेशेंट बहुत लंबे टाइम से वो कोशिश कर रहा था रिकवरी की, बट उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। बट फिर भी उस कंडीशन में पेशेंट को कभी भी हार नहीं माननी है, अपनी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। बेशक वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकता, कोई इशू नहीं है, बट घर पे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, अपने हाथ की मूवमेंट है, चलना है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करना है, वो कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप साई संजीवनी में भी आते हो, हमारे पास आते हो और आपको कुछ टाइम बीत चुका है पैरालिसिस हुए, तो हमें आपकी मसल्स सही कंडीशन में चाहिए होती हैं। क्योंकि हम ट्रीटमेंट आपका शुरू करते हैं ब्रेन को कमांड देने का, ब्रेन को दोबारा सिखाने का। लेकिन ब्रेन भी दोबारा तब सीखेगा जब आप वो एफर्ट लगाओगे। क्योंकि ब्रेन के लिए जब भी ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे, ब्रेन कमांड भेजेगा मसल्स को चलाने की, लेकिन ऑलरेडी आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं, सूखने लग गए हैं, आप उसकी मूवमेंट नहीं कर रहे थे पहले से, तो हमारा ट्रीटमेंट भी फेल हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्लीज़ हम हर पेशेंट से यही गुजारिश करते हैं, चाहे वो साई संजीवनी में आ चुका है या फिर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, वो थक हार के अपनी एक्सरसाइज बंद ना करे। क्योंकि कम से कम अगर वो अपने मसल्स को थोड़ा ठीक रखेगा, इस कंडीशन में रहने देगा कि उसमें रिकवरी लाने के लिए हम कुछ कर सकें, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब सेकंड, एक बहुत ही कॉमनली देखने को मिलने वाली मिस्टेक है, पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में ही नहीं पता होता। वो पूरा टाइम अपने फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, कुछ टाइम बाद उसे भी छोड़ देता है, लेकिन वो बेसिक कॉज को जान ही नहीं पाता किस वजह से उसे पैरालिसिस हुआ और क्या ऐसा ब्रेन के अंदर हुआ या बॉडी के अंदर हुआ जिसकी वजह से उसे परेशानी आ गई। वो सोचता रहता है बहुत ही सिंपल सी एक बीमारी मुझे हुई है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बट ये एक बीमारी सिंपल नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ऐसी परेशानी है जिसके अंदर ब्रेन का एक हिस्सा आपका काम ही नहीं कर रहा है, वो डेड हो चुका है। वो इस सिवियरिटी को नहीं समझ पाता, सिर्फ अपने मसल्स पे काम करता रहता है, कुछ टाइम बाद उसे भी छोड़ देता है, लेकिन रूट कॉज के ऊपर वर्क करता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, पेशेंट को ये समझना कि उसको बीमारी हुई क्यों। अपनी रिपोर्ट उठाओ, देखो उसके अंदर इन्फाक्ट आया था, हेमरेज हुआ था, क्लॉट था या फिर नस फटी थी। अगर आप ये भी समझ पाओगे तो आप एटलीस्ट ये समझ पाओगे जो आप दवाइयाँ खा रहे हो वो सही खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। बट वो भी तब क्लियर होगा अगर आप अपनी बीमारी को समझोगे। तो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी बीमारी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे वो अपनी बीमारी को समझता जाएगा, उसका ट्रीटमेंट उसके लिए और ईजी होता चला जाएगा। कोई भी डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट को एटलीस्ट ये क्लियर होगा मुझे कितने टाइम में रिकवरी मिल सकती है, मुझे कैसे कैसे रिकवरी मिलेगी और क्या क्या मिस्टेक्स उसको अवॉइड करनी है ताकि उसको दोबारा से पैरालिसिस ना हो। क्योंकि अगर किसी को इन्फाक्ट आया है, खून का थक्का आया है, क्लॉट आया है, तो उस केस के अंदर पेशेंट का अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या फिर उसकी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आया है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन उसकी चल रही होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी, जो उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी होती है और पेशेंट थक हार के उसको बंद कर देता है। तो ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रोक हुआ किस वजह से था, आपकी कौन सी मेडिसिन चलनी ज़रूरी है। जैसे खून पतला करने की दवाई है, वो उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है, बट वो पेशेंट को अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं करनी होती है, बट मैक्सिमम पेशेंट ऐसा कर जाते हैं।
और अगर किसी पेशेंट को हेमरेज की वजह से हुआ है, बीपी बढ़ने के कारण हुआ है, तो उसे अपने बीपी की मैनेजमेंट लाइफ टाइम करनी होती है, सिर्फ उस फेज़ के दौरान नहीं करनी है। क्योंकि अगर दोबारा से आपका बीपी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज़ एकदम से बढ़ेगी, तो आपको दोबारा भी स्ट्रोक हो सकता है। तो इस मिस्टेक को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, अपनी बीमारी को समझना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बन सकें और दोबारा से अपने काम करने लायक बन जाए। अब हम बात करेंगे थर्ड मिस्टेक के बारे में, जो सबसे ज़्यादा हर एक पेशेंट करता है। जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछता है, मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है। हम ये चीज़ बिल्कुल समझते हैं, जो पैरालिसिस का पेशेंट, जो पेशेंट इस बीमारी से जूझ रहा होता है, वो इस बीमारी से थक हार चुका होता है, परेशान हो चुका है, उसे जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहिए होती है। पर आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ था, ब्रेन के अंदर का टिश्यू जो डेड हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, कितना ब्रेन का पार्ट इफ़ेक्टेड है, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है आपका रिकवरी का फेज़, कि कितना लंबा टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में। अब आप कितना एफर्ट लगाते हो उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम तो मेडिसिन शुरू कर देंगे आपकी ब्रेन के लिए, बट अगर पेशेंट एफर्ट लगा ही नहीं रहे, जो हम उसे समझा रहे हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, वो फॉलो नहीं करता है, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है, इस चीज़ पे फोकस कम से कम करना है कि मैं कितने टाइम में ठीक होऊंगा। आपको ये फोकस करना है मैं किस तरीके से जल्दी ठीक हो सकता हूँ। जो जो तरीके हम आपको बताएंगे वो आपको फॉलो करते जाना है। आपको हमारी गाइडेंस को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, डाइट को फॉलो करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, रादर दैन के मैं कितने जल्दी ठीक हो जाऊंगा। यही क्वेश्चन माइंड में लेकर बैठे रहते हैं पेशेंट, कोशिश भी नहीं करते हैं, वो बस वेट करते रहते हैं कि किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और मैं चलने लग जाऊं। बट ऐसा नहीं होता है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद से करते हैं, क्योंकि आप जितना एफर्ट खुद डालोगे, हम आपके साथ हर स्टेप पे खड़े हैं, हम आपकी हर स्टेप पे हेल्प करते हैं, पर आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। अपने एंड पर कोशिश जितनी ज़्यादा करोगे उतना तेज़ी से आप रिकवर कर पाओगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए और इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आप किस तरीके से रिकवर कर पाओगे। उन स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो मैक्सिमम पेशेंट कर रहे होते हैं। पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई भी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले रहा होता है, बस अपनी मसल्स की स्टिफनेस को ठीक करने के लिए या तो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाने शुरू कर देता है, या फिर कोई भी मसल रिलैक्सेंट खाना शुरू कर देता है, या मैक्सिमम डॉक्टर्स भी उन्हें ऐसा दे देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। पर पेशेंट को ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा क्यों नहीं करना है उसको समझिए। बोटॉक्स जो इंजेक्शन है वो मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है कुछ टाइम के लिए, पर उसके बाद फिर से स्टिफनेस शुरू हो जाती है। कुछ पीरियड के लिए आराम आया, पेशेंट के मसल्स रिलैक्स हुए और उसके बाद दोबारा से स्टिफनेस शुरू हो गई। अब ये समझना ज़रूरी है कि जो बोटॉक्स का इंजेक्शन है वो आपके मसल्स को सॉफ्ट तो ज़रूर कर देता है, उसकी स्टिफनेस को दूर ज़रूर कर देता है, बट उसकी मूवमेंट को लाने में हेल्प नहीं करता। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इससे ज़्यादा फोकस आपको करना है अपने एक्सरसाइजेस पे, अपने एफर्ट पे। आपको अपने हाथ की मूवमेंट करते रहना है, एक्सरसाइज करो। जहाँ पेन है वहाँ आप हल्की हल्की सिकाई कर सकते हो। आपके अगर कंधे के अराउंड बहुत पेन रहता है तो लाइट हैंड से आप ऑयल सिर्फ लगाओ, या कोई भी मसाज बहुत तेज़ी से नहीं करनी होती है, लाइट हैंड से अप्लाई किया, सिकाई किया, उससे आपके मसल्स को रिलैक्स मिल जाता है और आप साथ में एक्सरसाइज शुरू करते हो तो मूवमेंट भी आनी शुरू हो जाती है। पर पेशेंट इस चीज़ को ना करते हुए भागता है बोटॉक्स के इंजेक्शन की तरफ, मसल रिलैक्सेंट की तरफ, जो टेम्परेरीली तो उसे आराम दे देते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं ला पाते। और पेशेंट गलती क्या करता है, रूट कॉज पे वर्क करना ही छोड़ देता है, अपने ब्रेन की तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि जिसकी वजह से मुझे हुआ है उसके लिए मैं कुछ ट्रीटमेंट ढूंढूं। वो सिर्फ यही करता रहता है कि किसी तरह मसल्स रिलैक्स हो जाए, ऐंठन कम हो जाए। ऐंठन कम होने से आपके हाथ पैर में मूवमेंट नहीं आएगी। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर स्टिफनेस है, आप उसको खोल भी देते हो, आराम भी दे देते हो, तो ज़रूरी नहीं है वो चलनी शुरू हो जाए, उसमें मूवमेंट आ जाए। क्योंकि जब तक ब्रेन कमांड लेगा ही नहीं, मसल्स चलेंगी कैसे? क्योंकि दिक्कत तो ब्रेन के अंदर है, टिश्यू जो डेड है ब्रेन का है, आप उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ये कर रहे हो कि मेरी अकड़न कम हो जाए।
अकड़न तो कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हो, अपने काम करने लायक नहीं हो पाते हो। तो पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ। अपने डॉक्टर से बात करो, क्लियर करो डाउट्स को, और ऐसी गलती प्लीज़ मत कीजिए जिसकी वजह से आपको आगे चलकर नुकसान पहुँचे। अब हम बात करेंगे फिफ्थ मिस्टेक की तरफ, जो बहुत सारे पेशेंट कर रहे होते हैं, बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करना। बहुत एक्सेस में एक्सरसाइज करना कैसे नुकसान दे सकता है वो आपको समझाऊंगी। या तो हमें ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक्सरसाइज छोड़ ही देते हैं, या फिर ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जो 7-8 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब 7-8 घंटे एक्सरसाइज करना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है आपको, उसके बारे में समझिए। हमें पैरालिसिस की रिकवरी के लिए डेली कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए होता है पेशेंट की तरफ से। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 7-8 घंटे एक्सरसाइज की, अगले दिन आपके मसल्स इतने थक गए आप कर ही नहीं पा रहे हो। हमें एक रिदमिक स्लो पैटर्न, रेगुलर पैटर्न चाहिए होता है पेशेंट की एक्सरसाइज का, ताकि उसके मसल्स फंक्शनिंग में बने रहें। कभी कभार तो पेशेंट ये करता है, या तो एक्सरसाइज छोड़ ही देता है, या इतनी ज़्यादा करने लग जाता है कि मांसपेशियों को इतना थका देता है कि नेक्स्ट डे इतना पेन हो रहा होता है, या स्टिफनेस इतनी आ जाती है कि अगले 1-2 दिन तक उसकी एक्सरसाइज ही बंद हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो लिमिट में करनी है, इस तरीके से करनी है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थके भी ना, और आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी एनर्जी बनी रहे नेक्स्ट डे भी एक्सरसाइज करने के लिए। ये नहीं करना है कि एक ही दिन में मैं सारे एफर्ट लगा लूँ, नेक्स्ट डे मैं कुछ कर ही ना पाऊँ। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अब पेशेंट क्या कर रहा होता है, पेशेंट जिम जा रहा होता है या मसल ट्रेनिंग शुरू कर देता है, हैवी वेट उठा रहा होता है कि मेरी मांसपेशियाँ ठीक हो जाएंगी। मांसपेशियाँ उससे ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि हमें डेली कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है उनको चलाने का। मसल्स को दोबारा से चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने ब्रेन को डेली सिखाना है, बार बार रेपिटेशन से उसको सिखाना है कि किस तरीके से मूवमेंट लाई जा सकती है। मेडिसिन्स हमारी साइंस संजीवनी की इसी में मदद करती है, आपके ब्रेन की ट्रेनिंग में। लेकिन ब्रेन को साथ में ट्रेन करने के लिए आपको एक और एफर्ट लगाना होता है। डेली ही एक काम, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर आपको अपने हाथ की मूवमेंट को वापस लाना है या लिखना शुरू करना है, तो आपको डेली एक एक पेज ज़रूर लिखना है। बार बार आप ये एफर्ट लगाओगे तो ब्रेन सीखेगा, ब्रेन कोशिश करेगा उस एक्टिविटी को वापस लाने में, क्योंकि ब्रेन का कुछ हिस्सा तो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। बाकी हेल्दी ब्रेन को अब सिखाना है, जो ब्रेन कभी काम नहीं कर रहा था, ये जैसे कि आपको लिखना है या हाथ की मूवमेंट का, उस पर वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कुछ नया उससे करवाया जा रहा है। तो नया काम जब भी हम भी कभी करते हैं तो हमें परफेक्शन लाने के लिए उस काम को रिपीट करते रहना पड़ता है। बार बार वो काम करने से हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रेन को अगर दोबारा से परफेक्टली सही तरीके से चीज़ों को सिखाना है तो रिपीटेड एफर्ट हमें करते रहना पड़ेगा, और इसी के थ्रू आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, अपनी रिकवरी वापस ला सकते हो, अपने आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और जो काम आप नहीं कर पा रहे हो, अगर चलना है आप नहीं चल पा रहे हो, डेली आप कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा भी चलने की, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी वॉक सुधरती जाएगी, आपका स्टैमिना बढ़ता जाएगा, आप प्रॉपरली वॉक करना शुरू कर दोगे। पहले अगर आप स्टिक के साथ भी करते हो या किसी को पकड़ के भी करते हो, तो कुछ समय में क्या होगा कि आप इंडिपेंडेंटली चल सकोगे। और अगर चलते रहोगे, रेगुलर वॉक करते रहोगे, आपको फिर रनिंग स्टार्ट करनी है तो हल्की हल्की जॉगिंग शुरू कर दो। तो कुछ ना कुछ एफर्ट आपको करते रहना होता है। हमें रेगुलर एक रिदमिक एफर्ट चाहिए, ना कि ऐसा कोई एफर्ट जो एक दिन तो आप करो नेक्स्ट दिन छोड़ दो। तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी में बने रहना है अपनी रिकवरी के लिए, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब पेशेंट एक और गलती क्या करता है, जब भी उसे कभी लगता है कि मेरे रिजल्ट स्लो डाउन हो रहे हैं या उसे फील नहीं हो रहा कि उससे रिकवरी आ रही है, तो वो एक्टिविटी करना बंद कर देता है। अगर जैसे वो एक्सरसाइज कर रहा था या फिर कोई भी मेडिसिन खा रहा था, तो वो बहुत जल्दी हार मान लेता है, थक जाता है उस चीज़ से। बट ऐसा पेशेंट को नहीं करना है, ये मैं आपको आज समझा रही हूँ। क्योंकि अगर आपका डेली भी कुछ % भी रिकवरी आ रही है, चाहे वो आपको विजिबल है या नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इंटरनली ब्रेन इम्प्रूव कर रहा होता है पर बाहर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे कभी भी कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी मदर उसको रोज़ देख रही है, तो उन्हें नहीं पता चलता कि वो कैसे धीरे धीरे बड़ा हो गया। लेकिन बाहर से कोई रिलेटिव आता है तो वो आके देखता है, पिछली बार तो बच्चे की हाइट छोटी थी, अब एकदम से ग्रोथ ले लिया है। पर उसकी मदर को ये चीज़ एकदम से नहीं फील हो पाती कि वो
उसकी ग्रोथ चल रही है। वैसा ही कुछ होता है पैरालिसिस की रिकवरी के साथ। ब्रेन के अंदर डेली कुछ ना कुछ रिकवरी ज़रूर हो रही होती है। जब आप साई संजीवनी की मेडिसिन ले रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो डेली ब्रेन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा रहा होता है। वो ज़रूरी नहीं है हर फॉर्म में आपको बहुत तेज़ी से विजिबल हो, क्योंकि कभी कभार वो रिकवरी इतनी स्लोली स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है कि आप मंथ के एंड में उसको समझ पाते हो। इसीलिए हम हर एक पेशेंट को बोलते हैं, आप अपनी ट्रीटमेंट से पहले की वीडियो बनाओ और एक ट्रीटमेंट के बाद की वीडियो ज़रूर बनाओ। आप रोज़ उस रिकवरी को नहीं भी फील कर पा रहे हो तो क्या हो गया, आप जब अपनी पुरानी और नई वीडियो को कंपेयर करोगे तो वो आपकी हेल्प करेगी ये जानने में कि पाँव किस तरीके से आप पहले रखते थे, अब वो ठीक तरीके से रखना शुरू कर दिया आपने। पहले आपका वॉक करने का पेस स्लो था, अब स्पीड अप हो गया है। तो आप इस चीज़ से समझ पाओगे, ये एक एविडेंस होगा आपके लिए भी और आपको हिम्मत देता रहेगा कि आपको अपने एफर्ट नहीं छोड़ने हैं, ढीला नहीं पड़ना है, कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते रहना है, हिम्मत बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप स्लोली भी ठीक हो रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप वो काम अचीव कर पा रहे हो जो आप नहीं कर पाते थे, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसी बीमारी के लिए जिसे लोग लाइलाज समझते हैं, जिससे इतना ज़्यादा डरते हैं कि अगर हमें पैरालिसिस हो गया तो हम ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में, इससे आप बाहर आइए। इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको मदद मिल सके ये जानने में कि पैरालिसिस जैसी बीमारी जो इतनी डरावनी दिखाई देती है, लाइलाज दिखाई देती है, ये ऐसी नहीं है। डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से लेते हो, आप ट्रीटमेंट किस तरीके से करवाते हो, आप हमारी गाइडेंस को कितना अच्छे से फॉलो करते हो, क्योंकि आपकी मदद हम हर स्टेप पे करते हैं आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए और हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो आपको ये मिस्टेक को हमेशा अवॉइड करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप अपने एफर्ट को लगाना छोड़ दो, थक हार जाओ और अपनी विल पावर को तोड़ दो। अब हम बात करेंगे 7th ऐसी मिस्टेक के बारे में जो पैरालिसिस का पेशेंट करता है। पैरालिसिस का पेशेंट अपनी बीमारी को लाइलाज समझ लेता है, ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती। अपने माइंड में एक ऐसी धारणा बना लेता है जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है या उसका घर पे कोई भी रिलेटिव है जो उसके साथ में रहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि पैरालिसिस एक बार हो गया तो पेशेंट कभी इससे ठीक ही नहीं हो पाएगा। अब आप इस बात को समझिए, जब भी आपको पैरालिसिस होता है ब्रेन का टिश्यू तो डेड हो गया, ब्रेन का हिस्सा काम नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआत में भी जब आप कोई दवाई नहीं खा रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, तो भी ब्रेन कोशिश करता है दोबारा से ठीक होने की। कुछ ना कुछ वो एफर्ट लगाता चला जाता है डेली, कुछ ना कुछ वो मदद करता है आपकी बॉडी को रिकवर होने में। तो कुछ टाइम के लिए तो रिकवरी पेशेंट में देखी जाती है, उसके बाद क्या होता है उसकी रिकवरी धीरे धीरे होने लगती है, स्लो डाउन करती है और एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी रिकवरी आके रुक जाती है। जब वो रिकवरी आके रुक जाती है तो पेशेंट को ये लगता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि इतनी सालों की हमारी रिसर्च के बाद, इतने सालों के हमारे एक्सपीरियंस के बाद हम लेकर आए हैं ऐसी मेडिसिन जो आपकी हेल्प करती है दोबारा से ठीक होने में, आपके ब्रेन को दोबारा से ठीक करने में मदद करती है। ब्रेन का हिस्सा जो डेड हो गया, ख़त्म हो गया, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो बाकी ब्रेन ठीक है उसमें कनेक्शन बना सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से, थेरेपीज़ की हेल्प से, ताकि आपका ब्रेन दोबारा सीखे। जो बाकी आपका ब्रेन अनयूज्ड रहा है हमेशा, जिसको आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, ये काम नहीं किया है, मतलब कि आपका अगर आप लिखते हो, चलते हो या कुछ सामान उठाना है, ये सारे काम जो आपका दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं करता था, अब गेम है सारी उसको सिखाने की। अब सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि हमें उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। हम साई संजीवनी में मेडिसिन देते हैं जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या, उसे समझिए। ब्रेन का एक हिस्सा तो ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी ब्रेन है वो ठीक है। उसके बीच में जो न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन के अंदर काम करते हैं सारे सिग्नल्स को चलाने का, आपकी मूवमेंट लाने का, आपका स्पीच का या फिर कुछ भी छोटा छोटा काम करने का, उनके बीच में दोबारा से कनेक्शन जोड़ने का काम करती है हमारी मेडिसिन्स। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जब भी न्यूरॉन्स के अंदर आपस में कनेक्शन दोबारा बनना शुरू होता है तो वो सीखना शुरू करता है, दोबारा से
फोकस करता है, सीखता है, बार बार एफर्ट लगाने से मदद मिलती है कि ब्रेन दोबारा से सीख जाता है और वो काम करने लग जाता है जो पैरालिसिस के स्ट्रोक के दौरान चला गया था। जैसे कि अगर आप चल नहीं पा रहे हो, हाथ की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो वो दोबारा वापस आने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको साई संजीवनी में आना है। हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करो, हमारे डॉक्टर से बात करो, उनसे अपना ट्रीटमेंट के बारे में पूछो। वो आपको समझाएंगे किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा, कितना टाइम लग सकता है, कैसे कैसे आपको रिकवरी आएगी, वो सारा कुछ आपको समझाएंगे। आपकी डाइट के बारे में समझाएंगे, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बाकी आप हमसे भी आकर क्लिनिक पे मिल सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। तो हम आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देंगे जो आपको मदद करेगा दोबारा इंडिपेंडेंट बनने में, अपना काम दोबारा से करने में और इस बीमारी से लड़ने में। तो प्लीज़ आप अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि आपका लकवा चाहे पुराना है, नया है, ये ठीक नहीं हो सकता। इस चीज़ को माइंड में से बिल्कुल हटा दो और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, दोबारा से कोशिश करते रहो, क्योंकि डेली आपकी कुछ कुछ कोशिश भी एंड में बहुत अच्छा रंग ला सकती है और आप दोबारा से अपने काम करने लायक बन सकते हो। तो ये आपने अपने माइंड में से हटा देना है बिल्कुल भी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ। बस आपको एक जोश वापस लाना है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। बाकी सारा काम करने के लिए हम आपके साथ हर स्टेप पे खड़े हैं, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। अब पेशेंट एक और क्या गलती करता है, वो अपने कोई भी ट्रीटमेंट अगर करवा रहा होता है तो बहुत जल्दी जल्दी उसे बदलता चला जाता है। थोड़ा टाइम मेडिसिन खाई, 5-10 दिन में कुछ नहीं रिजल्ट दिखा, दूसरा ट्रीटमेंट करेगा, उस पर स्विच कर देगा। थोड़ा टाइम वो खाता है, उसके बाद तीसरे पे स्विच करेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अपने डॉक्टर्स पे फेथ रखो, आप उनसे पूरा प्रॉपर गाइडेंस लो। अगर आपको लगता है कि वो आपको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो ही वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करो। बार बार ट्रीटमेंट को बदल देने से, चेंज कर लेने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट साई संजीवनी में आता है, इनिशियली हम उसको 1 मंथ की मेडिसिन देते हैं और 1 मंथ का एक टाइम फ्रेम देते हैं ये जज करने में कि आपकी बॉडी पे मेडिसिन किस तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि हमें भी पता है कोई बहुत पुराना लकवा 1 महीने में जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ रिकवरी स्टार्ट ज़रूर हो जाती है। तो इसीलिए हमने जो टाइम फ्रेम रखा है इनिशियल मेडिसिन का, वो 1 मंथ रखा है। और हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट से पहले एक वीडियो बनाओ, ट्रीटमेंट के 1 महीने बाद दोबारा एक वीडियो बनाओ, ताकि आप जज कर पाओ, हम भी जज कर पाएँ कि आपके अंदर चेंजेस कैसे आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं, तेज़ी से आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम जज कर पाएंगे कि आपको ट्रीटमेंट फर्दर कितना टाइम चलाना है, क्या क्या एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करनी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए और उसके घर वालों के लिए, एक अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट बनाए रखना, ताकि वो बार बार, अगर डॉक्टर बदलने से चीज़ें ठीक हो जाती तो हर पैरालिसिस का पेशेंट अभी तक ठीक हो चुका होता, पर ऐसा नहीं है। बहुत साल बीत जाते हैं इस बीमारी से जूझते हुए, फिर भी पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो राइट गाइडेंस के अंडर नहीं होता है, वो सही तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा होता है। बार बार चीज़ों को चेंज करने से, स्विच करने लेने से अगर पेशेंट ठीक हो जाता तो बात ही क्या थी। इसीलिए मैं हर एक पेशेंट को समझाती हूँ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पैरालिसिस के पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर। आपको अपने डॉक्टर पे फेथ रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है और एक लगातार एफर्ट लगाना ज़रूरी है। जो जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है उसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप में रिकवरी देखने को मिलती ही है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब हम चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ, जो है एक पैरालिसिस का पेशेंट हमेशा बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है या फिर डिप्रेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, एकदम से स्ट्रोक होने के बाद वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहा होता है। जैसे कि अगर बोलना है तो वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। वहीं उसके घर वालों का रोल आता है उसकी मदद करने में। उसके घर वालों को हमेशा उसे बूस्टअप करते रहना चाहिए, सपोर्ट करते रहना चाहिए। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो उसे प्यार से हैंडल करो और उसे हेल्प करते रहो उसकी रिकवरी के लिए। और बाकी साथ में हम भी आपकी हर स्टेप पे मदद करेंगे, आपको राइट गाइडेंस देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेसिव फील नहीं होना है, अकेलापन नहीं आने देना है अपने माइंड में, क्योंकि आपके साथ आपके घर वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर
अगर ऐसा कुछ भी लोनली फील करते हो तो आपके साथ हमारे डॉक्टर्स खड़े हैं, साई संजीवनी की पूरी टीम है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि आप अकेले हो, बट आपको बस एक काम करना है, आप एफर्ट लगाते रहो। अगर कोई पेशेंट अकेला भी रह रहा है, कोई इशू नहीं, उसके साथ कोई नहीं भी है, तो आप साई संजीवनी के डॉक्टर से बात करो, वो आपको राइट गाइडेंस देंगे कि कैसे आप अकेले भी इस बीमारी से जूझ सकते हो, कैसे आपको मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस बीमारी से बाहर आ सकते हो। तो इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल नहीं रखना है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ या मैं कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये बीमारी हुई है तो इसका इलाज भी बना है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको एक राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करें, हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कैसे आप मैनेज कर सकते हो अपने पैरालिसिस को, कैसे आप रिकवरी ला सकते हो। तो उसके लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो आपको कभी भी डिप्रेसिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, अकेलापन माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड में नहीं रखना है कि मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जैसे आप रिकवरी के फेज़ में धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब शुरुआत में जब आपको स्ट्रोक हुआ था, अगर आप बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे, अब थोड़ा सा बैठना भी शुरू किया है या थोड़ा खड़े हो पाते हो, चल पाते हो, तो ये स्लोली स्लोली जो भी रिकवरी आई है, आई तो सही है। पेशेंट को हमेशा हैप्पी रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है कि जैसे मुझ में थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है वैसे पूरी भी आ जाएगी। तो उसको अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, अकेलापन नहीं आने देना है, डिप्रेशन को नहीं आने देना है, कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहना है। क्योंकि मैं मानती हूँ ये बीमारी बहुत ही भयानक, डरावनी और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव दिखाई देती है और है भी, लेकिन हमें इस बीमारी को अपने ऊपर जीतने नहीं देना है, हमें इस बीमारी को हराना है। अगर आपको इस बीमारी को हराना है तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट डेली लगाते रहना पड़ेगा, ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी रिकवरी भी मंथ के एंड में, साल के एंड में जाकर आपको इंडिपेंडेंट बना दे, आपको अपना काम करने लायक बना दे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपको इस बीमारी से डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत अब है नहीं, क्योंकि साई संजीवनी आपके साथ हमेशा खड़ी है, आपकी हर स्टेप पे मदद करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी रिकवरी के लिए हेल्प करने के लिए, क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है, कैसी डाइट फॉलो करनी है, आपको किस तरीके से मेडिसिन खानी है, आपका ट्रीटमेंट पूरा प्लान किया जाता है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी पैरालिसिस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका पैरालिसिस नया हो या पुराना हो, आपका इलाज साई संजीवनी में बिल्कुल है। बस ज़रूरत है एक कॉल की, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करें, हमसे बात करें, हम आपको सही तरीके से बताएंगे कैसे आप ठीक हो सकते हो, कैसे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, या फिर आप अपनी एक प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर कोई पेशेंट दूर रहता है, दिल्ली में नहीं है, नहीं आ सकता है मिलने, तो उसको भी निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके, डॉक्टर से बात करके उन्हें वीडियोस अपनी व्हाट्सएप कर सकते हो कि आप अभी कितना चल पाते हो, कितना हाथ की मूवमेंट है, हाथ कितना कंधे तक जाता है, चेस्ट तक जाता है, ऊपर सीधा उठा पाते हो, उंगलियां मूव कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, कितना स्टिक के साथ चलते हो या कैसे चल पाते हो, या जो भी कंडीशन है आप उनको एक वीडियो बना के भेजो, उनसे बात करो, उन्हें कंडीशन के बारे में समझाओ, तो वो आपको समझाएंगे कैसे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और आपको मदद कैसे करेंगे अपनी बीमारी से लड़ने में। इस बीमारी से जीतने के लिए बस यहाँ से स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि नुकसान हमारे ब्रेन के अंदर आया है, तो हमें ब्रेन को ही दोबारा से सिखाना है, और ब्रेन को दोबारा से सिखाने के लिए हमारे पास मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प करेगी आपकी रिकवरी को स्पीड अप करने में, तेज़ी से लाने में। तो आपको बस बने रहना है हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी, जिसमें आपको मदद मिलेगी अपने पैरालिसिस की बीमारी को और जानने में, कैसे आप उससे ठीक हो सकते हो, कैसे आप में रिकवरी आ सकती है। यही सब मैं आपको अपने चैनल पे कुछ ना कुछ अपडेट करती रहूँगी, एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगी जो आपको मदद करेंगी आपकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में। तो तब तक के लिए आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।